साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हर किसी व्यक्ति विशेष के मन में ये सवाल है कि मेरा ये आने वाला जो साल है 2024 क्या पिछले साल से बेहतर रहेगा या नहीं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इससे पहले एक सीरीज शुरू की थी, भाग्य बेमिसाल करियर शानदार, जिसमें हमने गुरु और शनि इन दो ग्रहों को महत्ता देते हुए उनके गोचर, उनके वक्री मार्गी और नक्षत्र गोचर को ध्यान में रखते हुए एक पूरी वीडियो सभी 12 राशियों के लिए बनाई है, जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा और सराहा है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हमारा आज का ये वीडियो राहु केतु के गोचर को लेकर है कि राहु केतु का संपूर्ण गोचर, संपूर्ण परिचय 2024 के अंदर कैसा रहेगा आपकी राशि यानी कन्या राशि के लिए। इसको कन्या लगन के जातक भी देख सकते हैं। राहु जिन 2024 में, केतु 2024 में किन राशियों में गोचर करेंगे, किन नक्षत्रों में गोचर करेंगे, किस किस समय पर उसके नक्षत्रों के हिसाब से उसमें क्या क्या उसके फलों में परिवर्तन होगा, क्या आपके लिए शुभ अशुभ है, क्या उपाय है जिनको करके आप बेहतर बना सकते हैं, वो सब कुछ मैं आप इस वीडियो में बहुत विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है मायावी राहु मोक्षकारी केतु। मायावी राहु यानी जहाँ भी माया का संबंध है, सुख, साधन, ग्लैमर, धन, झटके का धन, जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, ये सब माया है। और माया है तो राहु का संबंध जरूर है, क्योंकि राहु एक प्लेनेट ऐसा है जो इन सब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दे सकता है। क्योंकि केतु इसके स्वभाव में थोड़ा विपरीत है, केतु स्थितियों को छुपा कर रखता है। अगर वो धन भी किसी के पास है तो वो कोशिश करता है कि उसको छुपा के रखे, लोगों तक बताए नहीं कि मैं कितना कर रहा हूँ, क्या है। वही केतु आपको मोक्षकारी केतु भी कहलाता है, आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति देता है, दान धर्म की भावना आपके भीतर देता है। तो आइए इस केतु के परिचय को जानते हुए, इस राहु के परिचय को जानते हुए देखते हैं 2024 में कन्या राशि या कन्या लगन के जातकों के लिए कैसी स्थिति रहने वाली है। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक और बहुत ही खास, बहुत ही रोचक जानकारी कन्या राशि कन्या लगन के जातकों के लिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। सबसे पहले देखते हैं हम कन्या राशि या कन्या लगन के जातकों के लिए। पहले बहुत मोटे तौर पर समझते हैं कि राहु केतु एक्सेस आया कहाँ है, कि 1.5 वर्ष तक राहु केतु एक्सेस अब कहाँ रहेगा। आपकी राशि लगन और आपकी राशि लगन से सप्तम भाव पर रहेगा, यानी केतु आपकी राशि में रहेंगे, सप्तम में राहु रहेंगे, यानी 18 महीने तक राहु केतु अक्ष रहेगा। यानी अधिकतम फल वो कहाँ का देंगे, जिस राशि भाव में बैठे हैं। ये राशि लगन कहलाता है आपके मान सम्मान, स्वास्थ्य, आपकी सोच, आपके विचार, आपके कार्य करने की शैली, आपकी जीवन शैली, आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है। तो वहीं सप्तम भाव विवाह, वैवाहिक जीवन, पद प्राप्ति, सामाजिक स्थिति, नौकरी, व्यापार, प्रमोशंस, तरक्कियां भी 7th हाउस से देखी जाती हैं। यानी सबसे ज्यादा असर कहाँ होगा, राहु केतु का सिर्फ इन 2 भावों से संबंधित फल होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह स्वभाव से अशुभ हैं। इसलिए आपको इस दौरान 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, अपने स्वास्थ्य का, अपनी मानसिकता का, अपने इरिटेशन, अपने क्रोध पर संयम रखना है। तो वहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी ये संकेत है कि जीवन साथी के साथ मतभेद नहीं होने चाहिए, संबंधों को सुधार के चलें। और एक मोटा प्रारूप है, कहा जाता है राहु केतु एक्सेस अगर राशि सप्तम से बनता है तो ये 18 महीने के अंदर विवाह कराने में सक्षम है। यानी कन्या राशि कन्या लगन के जातकों के लिए ये इस तरीके का संबंध भी बनाता है। अब संबंध को, इस राहु केतु की स्थिति को और बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राहु को लेते हैं। 7th हाउस में राहु है। 7वें घर का राहु स्वभाव में अशुभ ग्रह होता है, इसलिए कोशिश करें इस दौरान आपके से कोई भी ऐसी काम, कोई भी ऐसे कर्म ना हो जो आपकी सामाजिक स्थितियों पर दाग लगाते दिखाई दें, या जोश या क्रोध में आकर वैवाहिक जीवन खराब होता हो, या जीवन साथी के साथ मतभेद ना हो जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये ग्रह स्वभाव में अशुभ है। ये छाया पिंड कहलाते हैं। स्वर भानु नामक राक्षस के 2 टुकड़े हैं, इसलिए इनकी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं विष वाली भी है, क्योंकि ये सर्प से जुड़े हुए हैं, और इनकी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं जीवन में अशुभता देने वाली भी है। वो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव को वो नहीं छोड़ता है।
राहु बृहस्पति की राशि में है, इसलिए इनके फल बृहस्पति पर भी निर्भर करते हैं। कि राहु अगर सप्तम भाव में है तो बृहस्पति 1 मई तक चलेंगे अष्टम भाव के अंदर। यानी सप्तम भाव जो पद प्राप्ति का है, सामाजिक स्थितियों का है और जीवन साथी का है, वो 7वें घर में राहु है और बृहस्पति बैठा है 8वें घर के अंदर। यानी 1 मई तक आप इन चीज़ों से संबंधित सावधानियां रखें, कोई ऐसी गलती आपसे ना हो जो आपको नुकसान करती है, क्योंकि 1 मई के बाद राहु का बल बढ़ जाएगा। वो किस लिए बढ़ेगा? क्योंकि 1 मई के बाद राहु बृहस्पति की राशि में होंगे, अभी भी हैं, और वो बृहस्पति राशि परिवर्तन करके यहाँ पहुँच जाएंगे त्रिकोण भाव में। यानी गड्ढे से निकलकर, अशुभ भाव से निकलकर त्रिकोण भाव में पहुँच जाएंगे। जब यहाँ से बृहस्पति भी आपकी राशि को देखेगा, राहु भी आपकी राशि पे ही संबंध बनाता है, और यहाँ से बैठ के तीसरे घर पे भी संबंध बनाता है। यानी मई के महीने के बाद लाभ की स्थितियाँ बढ़ेंगी, ट्रैवलिंग से फायदा होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, हेल्थ इश्यूज सॉल्व होंगे, वैवाहिक जीवन से संबंधित प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे करके खत्म होती दिखाई देंगी। ये चीज यहाँ राहु से पता लगी। राहु लगातार 11th हाउस को दृष्टि देंगे, इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम लगातार ये प्लेनेट देगा। अब इसको और बारीकी से समझते हैं कि राहु 1 जनवरी से लेके 8 जुलाई 2024 तक रेवती नक्षत्र में गोचर करेगा। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध का नक्षत्र कैसे? कि भाई इस नक्षत्र में अगर पैदा होते हो तो बुध की दशा मिलती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन रेवती नक्षत्र का खुद का अपना एक स्वभाव है, वो है पूर्णता, सफलता, पूर्णता, किसी भी कार्य विशेष का पूर्ण होना, सफल होना। उस कार्य विशेष के अंदर आपको एक तरीके दिखेगा कि हाँ अब मैं पूर्ति की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ये रेवती नक्षत्र कहाँ आता है? काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि के अंदर, और ये रेवती नक्षत्र स्वयं ही नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है। यानी यहाँ जाकर सारी जीवनचर्या पूर्ण होती है, इसलिए इसको हम मोक्षकारी या आध्यात्मिक स्थिति वाला भी ग्रह नक्षत्र कहते हैं। उसके अंदर राहु का जाना अपने आप में शुभ है, क्योंकि बुध का नक्षत्र है, तो बुध ये आपकी राशि और दशम के स्वामी, यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, विवाह, वैवाहिक जीवन, पद प्राप्ति के लिए स्थिति शुभ है। इन कार्यों विशेष के लिए, पूर्णता के लिए अच्छा है। कर्म, कार्यक्षेत्र के लिए शुभ है, क्योंकि रेवती नक्षत्र का मतलब ही है किसी चीज को पूर्ण करना, सफल करना। यानी 1 जनवरी से 8 जुलाई के बीच अगर राहु रेवती नक्षत्र में जाता है तो ये स्थिति पॉजिटिव बनती है। उसके बाद यही राहु शनि के नक्षत्र में जाता है। अब देखिए बड़ा डिफरेंस है, राहु शनि के नक्षत्र में जाए और शनि राहु के नक्षत्र में जाए। शनि कहता है कि आप मेरी कक्षा में आए हो, कक्षा में आए हो तो आपको मेरे घर के अंदर आए हो। मेरे घर का स्वभाव, यानी मेरा स्वभाव क्या है? कर्म और कार्यक्षेत्र करना, मेहनत करना, श्रम करना, नौकरी या व्यापार पे अपना फोकस करना। और जब राहु शनि के नक्षत्र में जाता है तो वो राहु को चीज़ें सिखाता है कि सब कुछ भौतिक संसाधन ही नहीं है, भोग विलास ही नहीं है, सब कुछ ऐश्वर्य ही जीवन में सब कुछ नहीं है, कर्म भी सब कुछ है। क्योंकि शनि आपके लिए पंचमेश है और षष्ठेश है, और जब राहु इनके नक्षत्र में जाता है तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जीवन में आपको परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ाती है। आपकी विद्या, आपकी एजुकेशन, आपके निर्णय, आपकी संतान से संबंधित स्थितियों के लिए शुभ है। हालांकि उस दौरान शनि के नक्षत्र में ये गोचर करेंगे 8 जुलाई से दिसंबर के अंत तक। शनि 6ठे भाव में रहेंगे, अपनी ही राशि के अंदर रहेंगे, तो ये आपके भीतर क्षमता देंगे। 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का है, तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता, शत्रुओं को हराने की क्षमता, जीवन में संघर्ष करने की क्षमता राहु देगा। इसका मतलब है राहु की इन दोनों ही नक्षत्रों में जाना आपकी राशि लगन के लिए कहीं ना कहीं बेहद खास और बेहद शुभ है। सावधानी क्या रखनी थी वो भी मैंने आपको यहाँ बता दी। तो राहु के बारे में हम काफी डिटेल से देख चुके हैं। अब केतु के बारे में देखते हैं। केतु जिसको आध्यात्मिक और मोक्षकारी प्रतीक माना जाता है, आपकी राशि में, राशि का मतलब है चंद्रमा वहां बैठा हुआ है। चंद्रमा के ऊपर अगर केतु आता है तो दो चीजें हैं। एक तो आपका मन वैराग्य की तरफ जाने शुरू करता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं अध्यात्म की तरफ चला जाऊं, मैं योगा प्राणायाम सीख लूं, मुझे मानसिक शांति चाहिए। मैं चंद्रमा के ऊपर केतु होता तो डर देता व्यक्ति को। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के मन में चिंतन होने शुरू हो जाते हैं। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। इसको कहते हैं सब कुछ लाइफ में है, फिर भी आप चिंता कर क्यों रहे हो, फिर भी आपके मन में क्यों चिंता आती है?
वो यहाँ से आती हैं। यानी चंद्रमा के ऊपर केतु आता है तो इसको कहते हैं बिना वजह आपके मन में डर और चिंतन देना। और ऐसी स्थिति हो सकता है आपके मन में शुरू हो चुकी हो, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इसको पॉजिटिव करना है। ध्यान करने के लिए कहता है वो ग्रह कि भाई ध्यान करो, प्राणायाम करो, योगा करो, मंत्र जप करो, अनुष्ठान करो, पूजा पाठ दान धर्म करो, मैं उससे खुश हो जाऊंगा। क्योंकि केतु यहाँ से बैठ के 9th हाउस को देखता है और 9वां घर जो है वो धर्म का है, और केतु क्या है, आध्यात्मिक और मोक्षकारी ग्रह। अब दूसरी तरफ चंद्रमा के ऊपर केतु है तो इरिटेशन और भय और चिंता देता है। इसके लिए क्या है, एक रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, ये करनी आपके लिए जरूरी है। वो 6 नंबर की राशि में, और 6 नंबर की राशि बुध की राशि भगवान विष्णु का प्रतीक कहलाती है। तो प्रत्येक बुधवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। रोजाना नियम के समय से देखें तो रोजाना आप नारायण कवच के साथ संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, या आप रोजाना विष्णु सहस्रनाम नारायण कवच भी कर सकते हैं। ये बहुत बेहतर रेमेडी है, इसको कर लीजिए, अपने जीवन में लगाइए। केतु यहाँ से बैठ के पंचम भाव को देखता है तो विद्या बुद्धि शिक्षा के लिए अच्छा है। आध्यात्मिक पढ़ाई, प्राणायाम से संबंधित पढ़ाई, योगा से संबंधित पढ़ाई, वेद वेदांग से संबंधित पढ़ाइयों के लिए अच्छा है। तो वहीं केतु का पंचम में शनि की राशि को देखना नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई के लिए अच्छा माना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित लैंग्वेज को पढ़ने के लिए अच्छा माना जाता है, जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के जैसे रोबोटिक पढ़ाई होती है आज के समय में, या किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म मशीनरी के बारे में जानकारी लेना भी इसी कॉम्बिनेशन से संभव दिखाई देता है। अब केतु ग्रह कन्या राशि में, कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। ये मंगल, सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र हैं। अगर केतु से संबंध देखा जाए तो सूर्य चंद्र मंगल तीनों मित्र नहीं है। यानी जितना पॉजिटिव हमें राहु लगता है उतना पॉजिटिव हमें केतु नहीं लगता, क्योंकि केतु पहले तो आपके चंद्रमा के ऊपर है, आपके लगन के ऊपर है, या आपको टेंशन देने की कोशिश करता है। अब अगर हम देखें तो 1 जनवरी से 4 मार्च ये मंगल के नक्षत्र में रहेगा। मंगल आपके लिए अष्टमेश है, मंगल क्रोध का कारक है तो ये इरिटेशन दे सकता है। फिर ये आएगा चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा आपके लिए लाभेश है, लेकिन केतु के लिए चंद्रमा शत्रु है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, उस पर राहु केतु एक्सेस वैसे ही अशुभ माना जाता है। फिर आएंगे ये सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य आपके लिए द्वादशेष है, यानी केतु जिन तीनों नक्षत्रों में ट्रांजिट करेगा वो तीनों नक्षत्र उसके शत्रु हैं। यानी ये तीनों नक्षत्र, मंगल है एग्रेशन देगा, चंद्रमा है इरिटेशन देगा, सूर्य आत्मा कारक है। यानी कहीं ना कहीं मैंने शुरू में ही कहा था कि सब कुछ होते हुए भी असंतुष्टि होना। इसलिए अगर आपने अपने मन को ठीक कर लिया तो ही आपके लिए स्थिति ठीक है। अदरवाइज एक तरफ राहु पॉजिटिव करता रहेगा, दूसरी तरफ केतु नेगेटिव करता रहेगा, और केतु की नेगेटिविटी से बचना होगा, क्योंकि आप इस प्लेनेट को यहाँ से हिला नहीं सकते। ये आ गया है यहाँ पे, यहीं रहेगा 2024 में। इन 2024 के अंदर आपको इन चीज़ों से कैसे बचना है, उसके लिए जो रेमेडी बताई उसका ध्यान रखें, क्योंकि वो जिन नक्षत्रों में है ना, वो तीनों नक्षत्र केतु के शत्रु हैं। इसलिए केतु के कन्फ्यूजन से बचें, केतु के भ्रमित से बचें, इरिटेशन से बचें, क्रोध से बचें, चिड़चिड़ाहट से बचें। अनावश्यक आपको इरिटेशन होगी, अशांति होगी, नेगेटिविटी आपके मन में भरने की कोशिश करेगा ये प्लेनेट। इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। उपाय जरूर आपको करने जरूरी हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये उपाय आपकी नैया पार लगा सकते हैं। अदरवाइज जितना बेहद हद तक राहु पॉजिटिव था उतना ही केतु नेगेटिव हो सकता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बताया। इसलिए हमें राहु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन केतु का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। कहीं आप इरिटेट हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो उसका गुस्सा कभी घर पे, परिवार पे, पत्नी पे, संग साथियों पे ना निकले, नुकसान ना कर लें, लोग बाग आपसे बचना शुरू ना कर दें कि इसका तो स्वभाव ही कुछ अजीब सा हो गया। ठीक है, तो उन चीज़ों से लगे कहीं, नहीं तो आपको मानसिक तनाव, मानसिक स्थिति आपकी खराब हो सकती है। तो ये था एक एनालिसिस जिसमें मैंने उपाय भी बताए हैं। उन उपायों को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई होगी, आपके ऊपर असर आना शुरू हो गया होगा। तो ये था हमारा कन्या राशि या कन्या लग्न के जातकों के लिए मायावी राहु और मोक्षकारी केतु का संपूर्ण परिचय 2024 में। जय श्री राम।